मैं हूँ जितेंद्र। कैदी के जेल से भागकर आजाद होने का यह सफर सोचने से ही रूह कपा देने के लिए काफी है। था तो एक छोटा मोटा चोर तथा गैंग का मेंबर, सजा के बाद भेजा गया डेविल्स आइलैंड जो घिरा है अमेज़न जंगल से। एक तरफ था समंदर तो दूसरी तरफ घना जंगल जिसके जहरीले जानवर के एक डंक से इंसान की जान जा सकती थी। उसने एक से अधिक बार भागने की कोशिश की, हर बार पकड़ा गया, पर भागने की आखिरी कोशिश ने उसे एक ऐसे सफर पर भेजा जो दर्ज हो गया डेविल्स आइलैंड के जेल कॉलोनी के इतिहास में। Devil's Island, located in French Guyana. Devil's Island was used mainly to isolate people. Devil's Island was actually coined by the prisoners themselves. Devil's Island, the deadliest prison escape in history. This is the story of Devil's Island, the prison of no escape. यह है फ्रेंच गयाना। यह कोई देश नहीं बल्कि देश फ्रांस का एक क्षेत्र, डिपार्टमेंट ऑफ फ्रेंच है। आप सोच सकते हैं फ्रांस देश तो यहाँ है, तो ये फिर फ्रांस का पार्ट कैसे हुआ। इसके बारे में ज्यादा नहीं जानेंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि जिस तरह उत्तर प्रदेश इंडिया का पार्ट है, उसी तरह फ्रेंच गुयाना फ्रांस का पार्ट है। यहाँ से बाहर दिखने वाले समंदर के दृश्य से धोखा मत खाइए। ये इतिहास के सबसे डरावने जेल कैंपों में से एक की सेल थी। कभी ये नोटेरियस पेनल कॉलोनी हुआ करती थी जिसे डेविल आइलैंड नाम से जाना जाता है। ये उतनी ही भयानक थी जितनी कि इसका नाम। यहाँ के आइलैंड जिन्हें डेविल्स आइलैंड कहा जाता था, जीता जागता नरक था। यहाँ के कॉलोनी के चारों ओर इम्पेनेट्रेबल जंगल है। यह कीड़ों, सांपों, मेंढक और यहाँ तक कि और भी बड़े खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। इसके अलावा खुद कॉलोनी है जहाँ कैदियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। कैदी रोटी के टुकड़े और सड़ा हुआ मांस खाते थे। नियमित रूप से भूख, थकावट और बीमारी से मारे जाते थे। 80% लोग अपनी सजा पूरी होने से पहले जीवित नहीं रहते हैं। कुछ लोग इसे सूखी गिलोटिन कहते क्योंकि यहाँ मौत बिना खून के धीरे धीरे होती है। साल 1852 में फ्रांस ने इन कॉलोनी का इस्तेमाल हजारों रेपिस्ट से लेकर पॉलिटिकल प्रिजनर और चाइल्ड ऑफेंडर, हर तरह के अपराधियों को निपटाने के लिए किया। बिल्कुल साफ है, अगर आपको डेविल आइलैंड पर भेजा गया है तो आपकी वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुधार का कोई प्लान हो। यह सिर्फ सजा देने के लिए थी। असल में आइलैंड वाला हिस्सा थोड़ा मिसलीडिंग है, जिसे ज्यादातर लोग डेविल्स आइलैंड कहते हैं। वह एक मल्टी पार्ट कम्प्लेक्स है, जबकि मेन लैंड पर लोहे की बेड़ियां वाले ब्लॉक हाउस जेल हैं। साथ ही कम सुरक्षा वाली खिड़की के कैंप भी हैं। तट से दूर 3 आइलैंड पर जेलें हैं। इनमें से एक है डेविल्स आइलैंड। पूरे क्रूइस्ट कॉलोनी को अपना नाम देता है। यहाँ से भागने की असफल कोशिश किसी भी अन्य जेल से ज्यादा होती थी। जब तक कॉलोनी बंद हुई, कम से कम आधे अपराधियों ने भागने की कोशिश की थी। डेविल्स आइलैंड को इतना अनोखा और अनबीटेबल बनाने वाली बात यह नहीं है कि वहाँ बंद कर दिया जाता है, बल्कि उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। एक तरफ घना और जानलेवा जंगल तो दूसरी तरफ है पथरीली तट और साग से भरा हुआ अटलांटिक महासागर। ये कई हॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा भी रहा है। सबसे फेमस है हैरी चेरियर की फिल्म पेपिलोन। लेकिन कई लोग मानते हैं कि पेपिलोन किसी और की कहानी पर बेस है, एक विद्रोही युवा चोर जिसका नाम था रेनी बेन बेलिनम। यह वक्त था 105 साल पहले, साल 1921 का। उस समय बेनी 22 साल का युद्ध वेटरन था, जो अब चोर बन चुका था, कानून से भाग रहा है, छुपा है एक देहाती हवेली में। वह बहुत कम उम्र में ही पेरिस के अंडरवर्ल्ड के कांटेक्ट में आ गया था। उसने कुछ स्ट्रीट की समझदारी सीखी, लेकिन साथ ही अधिकारियों के प्रति तिरस्कार भी। बट जल्द ही नॉर्मल नौकरी से ऊब जाता है, इसलिए चीजों को अपने हाथ में ले लेता है। मोतियों की माला तथा अन्य कैदियों के लिए रखे गए पैसों का एक पैकेट चुरा लेता है। जाने से पहले एक थैंक यू का नोट छोड़ जाता था। एक शहर से दूसरे शहर जाता, चोरी करता और फिर आगे बढ़ जाता। लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत जवाब दे जाती है। जल्द ही फ्रांस की राजधानी पेरिस में अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर डेविल्स आइलैंड पर 8 साल की सजा सुनाई गई। उसकी कैद सजा शुरू हो जाती है जैसे उसे फ्रेंच गुयाना जाने वाले जहाज पर फेंका जाता है। यह मौत की सजा के बराबर था। 23 जून साल 1923 को फ्रेंच गुयाना पहुंचा। वहां उसका नंबर 46,635 दिया जाता है, जिसका मतलब है कि साल 1852 से डेविल्स आइलैंड पर पहुंचने वाला 46,635वां कैदी है। डेविल्स आइलैंड के सभी कैदियों को फ्रेंच गुयाना की एक छोटे से सिटी सेंट लोरेन डू मेयोरी लाया जाता है। उन्हें धारीदार कैनवास की पजामा दी जाती है तथा कैंप में उनके कामों के लिए अपॉइंट किया जाता है। जैसा कि बेनी नौजवान और हेल्दी है, उसे शहर के कुछ किलोमीटर अंदर लेबर कैंप में ले जाया जाता है। यह कैंप यहाँ भेजे
लिए गए लगभग आधे लोगों के मौत के लिए नोटेरियस था। उन्हें कुल्हाड़ी दी गई और पेड़ काटना शुरू करने के लिए कहा गया। यह बहुत ही कठिन काम था उस क्लाइमेट में जिसमें कोई भी आदमी अभ्यस्त नहीं था। हालांकि उसे एक किस्मत का झोंका जरूर मिलता है, क्योंकि उसने फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेवा की थी। अथॉरिटी ने उसे कैंप के भीतर एक हल्का काम सौंपते हैं, पुआल की टोपियां बनाना। काम हल्का होने के बावजूद 1 महीने के बाद वह बेचैन होने लगा और तय किया कि अब बहुत हो गया। सुबह टोपी की पत्तियां बुनने में बिताता था, जबकि दिन के बाकी समय में उसे जंगल में घूमने की पूरी आजादी थी। घूमते समय ही भागने की योजना बनाना शुरू किया। प्लान है मोरोनी नदी में तैरता हुआ नीचे जाएगा, फिर डच गुयाना में इंटर करेगा, जहाँ से वह जंगल के रास्ते फ्रेंडलियर ब्रिटिश गुयाना तक पहुँचेगा। जंगल के अलावा एक और खतरा है कि कोई भी डच ऑफिसर्स उसे फ्रांसीसियों के हवाले कर देंगे, लेकिन इसका भी उपाय है। यह सब एक छुट्टी के दिन करने की योजना रहेगी, क्योंकि उसका मानना है कि सभी सैनिक और अन्य लोग जश्न मनाने में इतने व्यस्त होंगे कि ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। फ्रांसीसी गार्ड को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि कोई कैदी भागने की कोशिश करता है या नहीं। पीनल कॉलोनी जेलों से बहुत अलग होती है। ये काफी खुले स्थान होते हैं जहाँ कैदियों की निगरानी और सुरक्षा अक्सर कम होती है। आसपास का वातावरण इतना खतरनाक है कि गार्ड जानते हैं कि कोई भी भागने की कोशिश शायद भगोड़ों की गिरफ्तारी या मौत से ही खत्म होगी। सबसे मुश्किल तैयारी नदी पार करने की है और इसके लिए उसे मदद की जरूरत थी। सौभाग्य से कैंप में एक और कैदी है जो भागने के लिए उतना ही उत्सुक है। युवा कैदी लियोन्स। एक छोटा बेड़ा बनाना और उसका इस्तेमाल नदी में बहकर डच गुयाना पार करने के लिए करना। लकड़ी के कैंप में लगभग कोई सुरक्षा नहीं होने के कारण काम शुरू कर दिए। योजना थी बांस द्वारा बने राफ्ट से भागने की। दोनों लकड़ी के कैंप से चुपचाप निकलते हैं और नदी के साथ आगे बढ़ते हैं। कई किलोमीटर का सफर तय किए और फिर नदी के किनारे छुपने का फैसला किए। दोनों के लिए ये बिल्कुल अलग रात थी। उन पर लगातार मच्छरों, चींटियों और हर तरह के कीड़ों का हमला हो रहा था। अगली सुबह जब मोरोनी नदी की तेज धारा को पार करने निकलते हैं तो खुद को बेहद खतरे में पाते हैं। धाराएं उन्हें नीचे खींच सकती हैं और समंदर में फेंक सकती थी। किस्मत ने साथ दिया, किसी तरह दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। उनकी यह सफलता ज्यादा देर नहीं टिकी। किसी तरह नदी पार कर डच एरिया में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन डच ऑफिसर्स की नजर में आ जाते हैं। उन्हें पकड़कर वापस भेज दिया जाता है कैंप में। इस तरह वह अपनी पहली भागने की कोशिश में नाकामयाब हो जाता है, जो केवल 39 घंटे 39 आवर्स ही चली थी। सजा के तौर पर उसे 40 अदर लोगों के साथ बैरक में जंजीरों से बांध दिया गया। लकड़ियों की पत्तियों पर लेटे हुए उसके पैरों में लोहे की बेड़ियां डाल दी जाती है। हवा बदबूदार थी। चूहे हैं और कीड़ों से बचाव के लिए कोई सुरक्षा नहीं थी। उसकी बॉडी मलेरिया और काली चिट्टियों के संक्रमण से भर जाती है। वह अक्सर जितना समय ब्लॉक हाउस में बिताता था उतना ही समय हॉस्पिटल में भी रहता था। यहाँ रहते हुए उसने दूसरी भागने की योजना बनानी शुरू की। इस बार नदी पार करने के बजाय प्लान करता है कि अगली बार नदी के साथ साथ अटलांटिक महासागर तक जाएगा और फिर उत्तर पश्चिम की ओर आजादी की ओर नौकायन करेगा। आयरनी यह थी कि उसकी बार बार की बीमारी ने उसे नई नौकरी दिला दी, हॉस्पिटल की सफाई करने की। ये कोई शानदार काम नहीं है, लेकिन जंगल में धीरे धीरे हीट स्टोम से मरने से कहीं बेहतर था। उसे पता है कि इसमें और लोगों की जरूरत होगी और इससे भी ज्यादा जरूरी है पैसे। ज्यादातर जेलों के विपरीत डेविल्स आइलैंड के प्रिजनर को थोड़ा सा पैसा अपने पास रखने की परमिशन थी। सोलिटरी कन्फाइनमेंट के बाहर कैदियों को एक साथ रखा जाता था। अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए प्रिजनर इसे छुपाने का एक यूनिक तरीका अपनाते हैं, जिसे प्लान कहते हैं। यह एक बेलनाकार मेटल की सपोजिटरी होती थी। जिस कैदी के पास पैसा होता उसके पास भागने के लिए फंड जुटाने की संभावना होती। उसे पता है कि सभी कैदी मल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। वह एक संतरे का पेड़ खोजता है और कैदियों को संतरे बेचने का काम शुरू कर देता है। इसके विपरीत तितलियां भी पकड़ता था और उन्हें गार्ड को बेचता था, जो फिर उन्हें शहर में बेच देते थे। धीरे धीरे बेनी पैसे जमा करने लगा और सजा के 1.5 साल बाद 24 नवंबर साल 1924 को एक बार फिर भागने के लिए तैयार था। इस बार जंगल के पार नहीं बल्कि समंदर के पार। वह और कुछ लोग मोरोनी रिवर में एक नाव से 20 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन तक जाएंगे। फिर वे पाल उठाएंगे और तट के साथ साथ उत्तर पश्चिम की ओर वेनेजुएला और फिर आजादी की ओर बढ़ेंगे। यह प्लान कहीं ज्यादा एम्बिशियस है और इसका मतलब है कि उसे कई साथियों की जरूरत होगी। सीक्रेट मीटिंग्स करने लगा। सबसे ऊपर नाम था नेविगेटर का, क्योंकि उग्र तट के साथ नाव चलाना सिर्फ नदी पार करने से बहुत अलग है। बस्कियोन नामक कैदी को शामिल किए। वह भरोसा दिलाता है कि वह एक माहिर नाविक है। रास्ते में किसी भी
वीआईपी ऑफिसर से निपटने के लिए मार्सियस नामक कैदी को शामिल करता है। वह युद्ध के लिए काफी क्रूर तथा सैडिस्टिक था। अगला था जिप्सी नामक कैदी, एक बुजुर्ग एक्सपीरियंस। उसकी एक पैर नहीं थी, लेकिन उसे इसलिए साथ लिया गया क्योंकि उसका दोस्त रॉबर्ट भी साथ था। उसके पास है ढेर सारा पैसा, बहुत सारा पैसा, जो इतनी बड़ी भागने की योजना को शुरू करने के लिए जरूरी है। जो चीजें खरीद नहीं सकते उन्हें एक मास्टर चोर डेट की मदद से चुरा लेंगे। अगला टीम मेंबर आता है जुआ खेलने वाला दोस्त पोलिटी। वह रोइंग और नौकायन में मदद करेगा। भागने का दिन डिसाइड किया गया क्रिसमस के एक दिन पहले 24 दिसंबर 1924। क्योंकि यह एक बड़ा त्योहार है, उन्हें लगता है कि गार्ड इतने नशे में होंगे कि उनके जाने पर ध्यान नहीं देंगे। अपनी दूसरी भागने की कोशिश को अंजाम देने के लिए बिल और एक अन्य कैदी की एक टीम बनाता है। अभी उसकी टीम को एक नाव चाहिए जो उस बेड़े से कहीं बड़ी हो जो उन्होंने पहली बार बनाई थी। जबकि कुछ कैदी पैसों का इंतजाम कर गार्ड और कैदियों को सामान के लिए रिश्वत देना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को सिर्फ एक नाव, खाना और पानी ही नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की खतरनाक लहरों से लड़ने के लिए और भी चीजों की जरूरत है। सब कुछ योजना के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन जब नाव का इंस्पेक्शन करते हैं तो इनके अनुसार सही नहीं है। ये इतनी कच्ची है कि खुले समंदर की लहरों को सहन नहीं कर सकती। हार नहीं मानते, अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक बड़ी नाव हासिल कर लेते हैं। बट ऐन वक्त पर बिजनेसमैन उनके पास मौजूद पैसों से बेचने से इनकार कर दिया। अब एक ही रास्ता था, नाव को चुराना। अगर वे रात में घूमते हुए पकड़े गए तो उन्हें एकांतवास या फांसी दी जा सकती थी, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अंधेरे की आड़ में ये उस इलाके में पहुंचते हैं, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। वॉचमैन चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बिना सोचे एक कैदी ने उसका गर्दन काट डाला। बेनी को सच्चाई पता चली तो वह परेशान हुआ, पर जो भी हुआ नाव मिल चुकी थी। फाइनली वक्त आ चुका था 24 दिसंबर 2024 की रात। निकलने के लिए नाव तथा जरूरी सामान तैयार है। सभी 6 कैदी अंधेरे की आड़ में चुपचाप निकल पड़े। शुरुआत में नदी में सब कुछ शांत था और सभी लोग अच्छे मूड में थे। यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी क्योंकि खतरनाक वाटरफॉल एक बार फिर अपना खतरनाक रूप दिखाता है। भयंकर धाराओं में रहते हुए इन लोगों ने अपनी नाव को 3 घंटे तक 20 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक संभाले रखा। जैसे नदी के मुहाने पर समंदर तक पहुँचते हैं, उनके प्लान में पहली ऑब्स्टिकल आ जाती है। जिस कैदी ने वादा किया था उसने इनकार कर दिया कि उसे नाव चलाना नहीं आता। ऐसी हालत में अचानक एक तेज आंधी आती है और नाव पलट जाती है। सभी लोग गिर जाते हैं नाव में, घबराकर तैरते हैं और किसी तरह सबसे नजदीकी किनारे पर पहुंच जाते हैं। सुबह सभी की कंडीशन खराब थी। बोट समंदर यात्रा के लायक नहीं। एक बड़ी टीम और एक बड़ी नाव होने के बावजूद वे वहीं पहुंच गए थे जहां पहली भागने की कोशिश खत्म हुई थी, डच गुयाना। गुस्सा जल्दी उभर उठा और ग्रुप का क्रोध उस कैदी पर मुड़ गया जो कह रहा था कि मैं नौकायन करता हूँ। सजा के तौर पर वे उसे जान से मार देते हैं और उसकी डेड बॉडी को घसीटकर किनारे ले जाते हैं। फेंक दिया जाता है समंदर में। इन्होंने 2 लोगों को खो दिया है। जितने लोगों को वे खोते हैं उनकी भागने की कोशिश उतनी ही बर्बादी के करीब जा रही थी। एकमात्र ऑप्शन था वे जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करें। बहुत कम खाना और पानी होने के कारण लोग आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। 3 दिनों की कोशिश के बाद वे हार मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जंगल में फिर जाना फिक्स मौत के बराबर होता है। अब भागने की योजना को बदलकर प्लान बनाते हैं जीवित रहने की। काफी सोचने के बाद फैसला किए अगर वे खुद को अधिकारियों के हवाले कर दें तो शायद उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। ये मुड़कर वापस उसी दिशा में चल पड़े जहां से आए थे, फ्रेंच गुयाना नदी की ओर। 2 कैदी बाकियों से पीछे रह जाते हैं। आखिरकार एक ग्रुप से मिल गया। बताता है रॉबर्ट बीमार था और वह पीछे छूट गया, शायद थोड़ा रास्ता भटक गया है। लेकिन 1 घंटे बाद भी जब वह कैदी नहीं पहुंचा तो ग्रुप वापस जंगल में जाती है। वहां उन्हें कैदी की डेड बॉडी मिलती है जो अभी भी गर्म है। शरीर की जांच करते हुए उसके सिर के पीछे एक बड़ा घाव दिखा। कैदी जो पैसे का आदमी था अब मर चुका है। सवाल यह है कि किसके हाथों मारा गया। उसके पास से एक कैदी की छड़ी मिली। वह उसके पास गया, उसे जान से मार डाला। अपने 3 कैदी साथी की हत्या के बाद बेनी जानता है कि उसकी योजना असफल हो गई है। न सिर्फ उसकी दूसरी बार भागने की कोशिश नाकामयाब रही बल्कि अब तो उसके बचने की उम्मीद भी कम है। इस समय तक वे भूख से तड़प रहे थे। उस रात ग्रुप के जीवित रहने की कोशिश और भी भयानक मोड़ ले लेती है। साथी कैदी के डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। कोई सुझाव देता है वह जानवर से बेहतर नहीं है। जानवरों का क्या काम अगर उन्हें खाया न जाए।
बॉबी के मिले मांस को खाने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उनका यह दुस्वप्न जल्द ही समाप्त हो जाता है। अगले दिन यानी चौथे दिन वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पहुंचते हैं एक आदिवासी गांव। फिलहाल वे तीनों सुरक्षित थे। आदिवासी गांव वालों ने उन्हें खाना दिया और सोने के लिए जगह भी दी। सोते समय उन्हें कोई अंदाजा नहीं कि आज की रात आजादी की आखिरी रात है। अगली सुबह उन्हें जगाने आती है पुलिस। वापस फ्रेंच गुयाना यानी जेल ले जाती है। बेनी को बार बार अपराध करने के लिए सेंट जोसेफ आइलैंड पर सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा दी जाती है। कैदियों को बहुत छोटे सेल में रखा जाता है जहां हिलने डुलने की कोई जगह नहीं होती। यह जेलों में सबसे बुरी थी। अगला 1 साल एकांत में बिताया, लेकिन इससे उसे पलटवार करने का एक नया तरीका सोचने का समय मिलता है। डेविल्स आइलैंड के हॉरर को रिकॉर्ड करने का मौका मिला। एक गार्ड को रिश्वत दिया ताकि उसे कलम कागज मिल सके और लिखना शुरू कर सके। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी राइटिंग टैलेंट उसकी आजादी का सबसे बड़ा मौका साबित होगा। एकांतवास के बाद वह लगभग 10 सालों तक कॉलोनी के विभिन्न हिस्सों में बिताया। इस दौरान एक रिफॉर्मिस्ट ऑफिसर उसकी लिखी चीजों में इंटरेस्ट लेता है। वह कुछ आर्टिकल पब्लिश कराने में सफल हुआ। अब ये वक्त है नवंबर साल 1934 का समय। डेविल्स आइलैंड पर 11 साल और कई बार भागने की नाकामयाब कोशिश के बाद आखिरकार उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन फ्रांसीसी कानून के अकॉर्डिंग वह केवल एक लाइव वेयर है। उसे कैंप छोड़ने की परमिशन नहीं। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप यकीन करेंगे ये तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। उसे एक अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर ढूंढ निकालता है। उसने उसकी लिखी हुई चीज पढ़ी है और उसे फिल्म में बदलना चाहता था। वह जितनी भी जानकारी दे सकता था उसने उतनी विस्तार से सब कुछ बताया। इस कहानी के बदले प्रोड्यूसर ने उसे पैसे दिए। ये पैसा एक आखिरी भागने की मिशन की तैयारी के लिए काफी था। इस बार उसका प्लान है संयुक्त राज्य अमेरिका भाग जाना। उसका मानना था कि अमेरिका ही वह जगह है जहां से वह दुनिया को डेविल्स आइलैंड के बारे में कॉन्शियस कर सकता है। आज वक्त है 2 मई साल 1935। पीनल कॉलोनी में लगभग 12 साल बिताने के बाद वह कुछ कैदियों के साथ एक छोटे नाव में निकल पड़ता है। टारगेट था ट्रिनिडेड पहुंचना, जो एक ब्रिटिश कॉलोनी था और इन जैसे फिगटिव के लिए फ्रेंडली था। वहां से वे उत्तर की ओर अमेरिकी समुद्री तटीय शहर मियामी की ओर बढ़ेंगे। 14 दिनों की ये यात्रा बेहद कठिन थी, जिसमें छाले, भूख और आपसी झगड़े शामिल थे। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से त्रिनिडाद तक 1100 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। इसके आगे भी चलते रहे, लेकिन समंदर की योजना कुछ और ही थी। तेज धाराएं उन्हें पश्चिम की ओर धकेलती हैं और देश कोलंबिया के तट पर ले जाती हैं। यह क्रिमिनल्स के लिए फ्रेंडली देश नहीं था। बेली को क्रूशियल डे फ्रेंच की प्रतीक्षा के लिए सेल में डाल दिया जाता है। वह खुद को डेविल्स आइलैंड पर वापस जाने की कगार पर पाता है, बट यहाँ कुछ अलग हुआ। उसके बोले गए शब्द ही उसकी सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी बन जाती है। कोलंबिया जेल में फंसे हुए लोकल लोगों को पता चला कि एक फेमस प्रिजनर शहर में है। उन्होंने पहले ही बहुत सारी चीजें पब्लिश कर दी थी और लोकल कोलंबियाई प्रेस ने वास्तव में उसमें रुचि दिखाई। कुछ आर्टिकल के बदले एक लोकल न्यूज एडिटर थोड़े पैसे और बाहर निकलने का रास्ता बनाया। गार्ड्स की मिली भगत से उसे जानबूझकर खुली हुई एक सेल से जेल के बाहर निकालने का मौका दिया। इस तरह रात के अंधेरे में चुपचाप निकलने की परमिशन मिल गई। अभी भी कठिन यात्रा बाकी थी। कई महीने सेंट्रल अमेरिका, वहां कनाडा जा रहे एक कार्गो शिप पर छुप जाते हैं जो अमेरिकी तट के किनारे रुकता है। समंदर में एक हफ्ता बिताने के बाद 11 जून साल 1937 यानी 2 साल की आजादी की यात्रा पूरी कर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस पहुंचते हैं। आखिरकार अपनी सारी कोशिशों और परेशानियों के बाद 14 साल बाद आजाद था। डेविल्स आइलैंड से आया बेली अपने लिए फरिश्तों के शहर में पहुंचता है, जहां से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। साल 1938 में वह अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को ड्राई किलो गिलोटिन नामक किताब के रूप में पब्लिश कराने में सफल होता है। उसके पत्रों में एक्सपोज की गई क्रूरताएं पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। फ्रांसीसी ऑफिसर्स को ट्राई गिलोटिन बुक से शर्मिंदगी हुई। इसी कारण फ्रांस ने डेविल्स आइलैंड की जेल की कॉलोनी को बंद कर दिया। एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ने उसके राइटिंग में सफलता के चलते साल 1944 की एक फिल्म पैसेज टू मार्सेल में टेक्निकल एडवाइजर के रूप में काम करने का मौका मिला, जो डेविल्स आइलैंड के एक खौफनाक भागने की कहानी पर बेस्ड थी। यह उसके लिए फ्रांस से अमेरिका में आजादी तक की इनकंट्रीबल यात्रा थी। साल 1956 में उसके कलीग के सपोर्ट से उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, जबकि 3 साल बाद 59 वर्ष 59 की एज में कैलिफोर्निया में अपनी छोटी सी दुकान में उन्हें दिल का दौरा आया और उनकी मृत्यु हो जाती है।